हेलो बच्चों, मोस्ट अवेटेड मतलब मुझसे कितने बच्चों ने कमेंट करके पूछा है और मैं एक्चुअली मैं बना भी नहीं पा रही थी। चैप्टर 4 फैशन स्टडीज का क्लास 12th का कि इसके चीट नोट्स दे दो, इसको इस वाले चैप्टर को थोड़ा सा समझा दो। तो जैसे कि मैंने बताया बच्चों, थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, फैमिली में भी फंक्शन थे, इसलिए मैं इसकी वीडियो नहीं बना पा रही थी। आई एम सो सॉरी फॉर यू, रियली आई एम सो सॉरी। जिनके भी एग्जाम्स अगर हो चुके हैं प्री बोर्ड के, बट आज मैं ये आपको चैप्टर ढंग से समझाने वाली हूँ। और अगर आपका प्री बोर्ड नहीं हुआ है या बोर्ड के एग्जाम्स के लिए, आप इसको प्लीज ढंग से देखो और समझो। एंड वी आर गोइंग टू डू अ लॉट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर्स एंड आपके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, रिवीजन क्वेश्चन है, वो भी करने वाले हैं। तो क्या है, चैप्टर 4 जो है हमारा फैशन स्टडीज का बेसिक्स ऑफ गारमेंट मेकिंग। ठीक है, इसको मैंने बेटा 3 वीडियोस में तोड़ रखा है चैप्टर को। ठीक है, ये हमारी चैप्टर की जो है पहली वीडियो है जो कि पार्ट 1 है। अभी पार्ट 2 और पार्ट 3 में मैं ढंग से समझाने वाली हूँ बाकी का पार्ट। ठीक है, अभी पार्ट 1 में हम लोग क्या करने वाले हैं, अपना पहले स्टार्टिंग, इंट्रोडक्शन और मेजर पोर्शन खत्म करेंगे। पार्ट बी और पार्ट 3 में आप अपना प्लैकेट और नेकलाइन वाला पार्ट करो। ठीक है, अभी ये क्या है, बेसिक्स ऑफ गारमेंट मेकिंग होता क्या है, फाइबर्स एंड फैब्रिक्स। डेफिनेशन, फाइबर्स आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल। टेक्सटाइल के मटेरियल का बेसिक कंपोनेंट क्या है, फाइबर है, पता है आपको। सिग्निफिकेंस क्या होती है, ईच फाइबर हैज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक दैट गिव्स द रिजल्टिंग फैब्रिक इट्स पर्सनालिटी। हर एक फाइबर की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, जिससे जो पूरा फैब्रिक होता है वो पूरा अलग दिखता है, उसकी पर्सनालिटी होती है, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर इट्स यूज एंड केयर। और यूज और केयर के लिए आपको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, कैरेक्टर ऑल्ट्रेशन, अ फैब्रिक कैरेक्टर कैन बी चेंज। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है कि अगर एक कपड़ा है, मान लो मेरे हाथ में कपड़ा है, इसका मुझे कैरेक्टर बदलना है, तो मैं कैसे इसका कैरेक्टर बदल सकती हूँ। इसका कैरेक्टर मैं बदल सकती हूँ यार्न के स्ट्रक्चर से। इसमें जो धागा यूज हुआ है, जो अभी कॉटन का यूज हुआ है, उसका स्ट्रक्चर बदल दूं, दूसरे टाइप का धागा यूज करूं। सेकेंडली, धागे के साथ साथ जिस टाइप की मैं उसमें वीविंग कर रही हूँ, आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में कि वीविंग होती है आपकी, पैटर्न वीव होती है, प्लेन वीव होती है, जो एक से ऊपर एक जाती है ना। तो मैं वो बदल सकती हूँ। तीसरा, फिनिश अप्लाइड टू द फैब्रिक। फैब्रिक के ऊपर जो आप अपनी फिनिश लगा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कुछ फैब्रिक बहुत शाइनी होते हैं, कुछ फैब्रिक में प्रिंट ऊपर नीचे होता है, तो वो कैसे दिखाई देता है, उसके ऊपर प्रिंट होने के बाद एक फिनिशिंग करी जाती है, तो वो फिनिश आप बदल सकते हो। तो फैब्रिक की अगर मुझे फैब्रिक का जो करेक्टर है उसको चेंज करना है, तो 3 चीजें बहुत जरूरी है। यार्न का स्ट्रक्चर बदल दो, टाइप ऑफ वीव बदल दो, किस तरीके से वो फैब्रिक बुना हुआ है उसकी बुनाई बदल दो, या तीसरा, उसमें जो फिनिशिंग करी गई है वो बदल दो। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है। हिस्टोरिकल सोर्स, बिफोर दिस सेंचुरी ऑल फैब्रिक्स वर मेड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। पता है आपको, पहले नेचुरल थे फिर सिंथेटिक आए। मॉडर्न सोर्सेज, इन रिसेंट ईयर अ वाइड रेंज ऑफ न्यू फैब्रिक्स विच आर प्रोडक्ट ऑफ केमिकल लेबोरेटरीज लाइक मैन मेड हैव बिकम अवेलेबल। यस, हिस्टोरिकली नेचुरल थे, अब आपके पास मैन मेड फैब्रिक्स आ चुके हैं। हमने क्लास 11 की भी मैंने वीडियोस में बहुत ढंग से पढ़ा है, नेचुरल एंड मैन मेड फैब्रिक्स कौन से होते हैं। ये आपके चैप्टर 4 में नहीं है, बस ये थोड़ा सा बताया गया। कैटेगरीज ऑफ फैब्रिक्स क्या होती है, ये 3 टाइप्स के फैब्रिक्स होते हैं, नेचुरल, मैन मेड एंड ब्लेंड्स ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड। मतलब कि एक तो आपके नेचुरल जो आपको सेल्यूलोज से मिलते हैं, मैन मेड जो कि आपके सिंथेटिक होते हैं, ब्लेंडेड वो होते हैं जो नेचुरल और सिंथेटिक से मिले हुए होते हैं, जैसे कि पॉली कॉटन। पॉली कॉटन क्या है, पॉली आपका क्या है, सिंथेटिक, और कॉटन आपका क्या है, नेचुरल। उससे जो मिला हुआ होगा उसको क्या बोलते हैं, कॉटन ब्लेंडेड। वहां पे वर्ड आता है ब्लेंडेड वर्ड, जो कि आपका स्पोर्ट्स वेयर में यूज होता है। स्पोर्ट्स वेयर में कॉटन, पॉली, इस टाइप के ब्लेंडेड यूज होता है, या हुडीज वगैरह में। ये देखो फोटो भी करी हुई है नेचुरल की, और यहाँ पे ब्लेंडेड की, किस टाइप के ब्लेंडेड आपके फैब्रिक्स होता है। शॉर्ट डेफिनेशन आ जाती है, व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ टेक्सटाइल फैब्रिक। तो आप अपने फाइबर के बारे में बताओगे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेक्सटाइल, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइबर यूनिक करेक्टरिस्टिक। फाइबर की यूनिक करेक्टरिस्टिक, ये जो क्वेश्चन बेटा यहाँ पे दिया है, ये आपकी बुक प्लस लास्ट ईयर के क्वेश्चन से ही निकाल के दिए हैं। बहुत अच्छे नोट्स बनाए मैंने चैप्टर 4 के, क्योंकि बहुत ही मुश्किल चैप्टर होता है इसलिए। ठीक है, बाकी के चैप्टर के भी मैंने, अगर आपने नहीं देखी है वीडियो, तो मैंने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स डाल दिए हैं, सैम्पल पेपर के भी लिंक डाल दिए हैं, जिससे कि आप देख सको। ठीक है, ये पार्ट 1 हमारा चैप्टर 4 का ढंग से अभी समझ लो। डाउट्स है तो कमेंट करो, आई विल हेल्प यू आउट। कमेंट आप लोग करते हो तो मैं सबका रिप्लाई करती हूँ। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेक्सटाइल, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइबर यूनिक करेक्टरिस्टिक। बता दिया है कि यार्न कौन सा यूज हुआ है,
फिनिश कौन सी यूज हुई है और वीविंग कौन सी यूज हुई है। नेम द 3 ब्रॉड कैटेगरीज इन विच फाइबर्स अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केट में 3 टाइप के फाइबर, अभी बोला कौन सा फैब्रिक अवेलेबल होता है मार्केट में, तो पागल नहीं होगा, 3 ही टाइप के तो होते हैं, या तो नेचुरल होंगे या सिंथेटिक होंगे या ब्लेंडेड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ भाई, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, लिखवा लो, अगर नहीं आया तो मेरा नाम बदल देना, आएगा ही आएगा। ठीक है, और नहीं और भाई आता ही है ये। ठीक है, टाइप्स ऑफ फैब्रिक, ये बेसिकली आपके ऐसे फैब्रिक्स हैं उनके बारे में है जो आपके अंदर यूज करे जाते हैं, मतलब मेन फैब्रिक के ऊपर, जैसे मेरी जैकेट है बट अंदर कौन सा फैब्रिक। अभी मतलब अभी एक एक चीज बताएंगे। अंडरलाइन का मतलब क्या होता है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन अंडरलाइन एंड इंटरफेसिंग। क्वेश्चन ये भी आ सकता है डिफरेंस बिटवीन अंडरलाइन एंड इंटरलाइन। क्वेश्चन ये भी आ सकता है डिफरेंस बिटवीन इंटरफेसिंग इंटरलाइन। तो डरने की बात नहीं है, क्वेश्चन को समझो। ठीक है, स्कूल की टीचर तो कुछ समझाती नहीं है, इसी बात पे मुझे गुस्सा आता है। चलो छोड़ो वो चीज। अंडरलाइन क्या होता है, रॉन्ग साइड ऑफ फैब्रिक, गारमेंट का फैब्रिक। बेसिकली अंडरलाइन की आप फोटो देखो, होता क्या है, जब मैं अंडरलाइन की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे मैं किसकी बात कर रही हूँ, अस्तर की बात कर रही हूँ। अगर अस्तर की अगर मैं बात करूँ, रॉन्ग साइड ऑफ फैब्रिक, फैब्रिक की जो आपका मेन साइड होती है, मान लो मेरा प्रिंटेड साइड, ये मेरा प्रिंटेड साइड है, मेरा मेन साइड है, पर बैक साइड पर आपने देखा होगा पतला सा अस्तर लगा होता है, बहुत पतला सा आता है, 25 रुपए का, जिसको आप बोलते हो मार्किंग शीट, कुछ लोग वो भी कहते हैं मार्किंग फैब्रिक। ठीक है, ब्लाउज में देखो पतला सा लगा होता है बैक साइड, रॉन्ग साइड मतलब पीछे की साइड। ब्लाउज को कभी उल्टा देखोगे तो आपको उसमें दिखाई देगा। ठीक है, तो ये जो एक फैब्रिक होता है, रॉन्ग साइड ऑफ फैब्रिक का मतलब है बैक साइड, इसको हम क्या बोलते हैं, अंडरलाइन। ठीक है, गिव स्ट्रेंथ, जो कि स्ट्रेंथ देगा, क्वालिटी क्या है, स्ट्रेंथ देगा, सपोर्ट देगा, ड्यूरेबिलिटी देगा। स्ट्रेंथ, सपोर्ट एंड ड्यूरेबिलिटी। मेंटेन शेप एंड प्रिवेंट स्ट्रेचिंग, शेप पूरी मेंटेन करके रखेगा, स्ट्रेच करने पे भी बिल्कुल दिक्कत नहीं देगा, इसलिए वो ब्लाउज वगैरह में लगता है, पीछे सूट में भी लगता है, तो आपके सिल्क वगैरह के होते हैं। इंटरफेसिंग क्या होती है, आई थिंक इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, अंडरलाइन में आई होप बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मैंने बता दिया, रॉन्ग साइड ऑफ फैब्रिक लगता है। इंटरफेसिंग इनसाइड ऑफ गारमेंट, गारमेंट के इनसाइड मतलब कि कॉलर में देखो, कॉलर आपने देखा होगा, कॉलर को कभी अगर फाड़ोगे भी ना, कोई भी कॉलर अगर किसी शर्ट वर्ट लिया, वैसे तो फाड़ोगे नहीं, बट कभी कोई पुरानी हो तो कभी देखोगे भी ना, तो उसके अंदर पतला सा बकरम लगा होता है, चिपका होता है एकदम, वो क्या होता है, इंटरफेसिंग होती है। इनसाइड ऑफ गारमेंट जो कि आपका स्टडियर फैब्रिक, जैसे कॉलर एकदम स्टडियर होता है ना, बिल्कुल वो क्या देता है, प्रॉपर शेप देता है। ठीक है, बॉडी को सपोर्ट देता है टू स्पेसिफिक एरियाज लाइक कॉलर, कफ। कफ देखो, कभी भी जो शर्ट के कप होते हैं वो कभी मुड़ते नहीं है, वो जिस शेप में होता है वैसे ही रहते हैं, क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, इंटरफेसिंग लगी हुई होती है। क्या लगी होती है, इंटरफेसिंग। इंटरलाइनिंग की बात करूं, बिटवीन द शेल एंड द लाइनिंग। बेसिकली इंटरलाइनिंग को लेकर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, बड़े बड़े लोगों को नहीं पता होता। इंटरलाइनिंग अगर आपने देखी कोट में देखो, कोट में अगर आप देखोगे तो कोट को, जब आपने देखा, कोट थोड़ा सा मोटा होता है, फ्लफी फ्लफी होता है, या आपने जयपुरी जैकेट देखी होगी तो अंदर सॉफ्ट सॉफ्ट सी होती है, बीच में जैसे रुई सी भरी हो, कुछ ऐसा सा होता है ना, कि आप कहते हो कि इसके अंदर क्या फीलिंग करिए, ये तो थोड़ा शेप सा दे रहा है, इंसुलेशन मतलब वार्म दे रहा है। हेवी कोट्स में देखो तो एक गर्मी सी आती है उस कोट को पहन के, तो उसमें ये जो इस टाइप की फेसिंग होती है ना, देखो फोटो में बनी है, इसको क्या बोलते हैं, इंटर लाइनिंग, जो कि आपकी शेल मतलब फेस, जो कपड़े का फेस है, और जो कपड़े का मान लो ये फेस है और ये बैक है, इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है, फेस और आपकी लाइनिंग के बीच में फंसा हुआ है, जो आपको इंसुलेशन दे, गर्माई दे, वो इंटर लाइनिंग है। अंडर लाइनिंग क्या हुआ, आपका अस्तर का कपड़ा, इंटरफेसिंग जो आप कॉलर कप में लगाते हो हैवी सपोर्ट के लिए। इंटर लाइनिंग क्या हुआ, जो आपको गर्माई दे, रहता कपड़ा। और लाइनिंग क्या होता है, अप्लाइड टू द इनसाइड ऑफ फैब्रिक, जैसे ये कोट है, इस कोट के अंदर ये जो पतला, ये जो पर्पल कलर का कपड़ा है, वो क्या हुआ, लाइनिंग, जो कि फिनिश द इनसाइड, हाइड इनर कंस्ट्रक्शन। जब हम एक कोट बना रहे हैं तो बहुत सारे धागे निकलते होंगे बैक साइड पे, है ना, स्टिचिंग के भी दूसरे दूसरे निकलेंगे सिलाई के, तो उसको ढकने के लिए क्या करें हमने, पीछे उसको कवर करने के लिए हमने लाइनिंग दी है। तो उसका की पर्पस क्या है, फिनिश द इनसाइड, हाइड इनर कंस्ट्रक्शन, जो आपके अंदर के थ्रेड है उनको हाइड कर रहा है, मेक गारमेंट कंफर्टेबल एंड एज इट पुटिंग ऑन टेकिंग इट ऑफ, और इसको हमें मतलब पहनने में कंफर्टेबल रहे, है ना। इतनी अच्छी तरीके से ना कोई भी इस दुनिया में नहीं पढ़ा सकता कि अंडरलाइनिंग, इंटरफेसिंग, इंटरलाइनिंग और लाइनिंग होती क्या, मैंने खुद ने भी इतनी अच्छी तरीके से कभी नहीं पढ़ी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आई गेस। ठीक है,
अंडरलाइनिंग पता चल गया, इंटरफेसिंग जो आपके कॉलर वगैरह में लगता है, इंटरलाइनिंग जो आपको गर्माई देता है, लाइनिंग जो आपके अंदर यहाँ पे कॉलर पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिटेल्स ऑफ इंटरफेसिंग। डिटेल्स क्या है, प्लेसमेंट यूजुअली अप्लाइड टू द करेक्ट साइड ऑफ द गारमेंट पीस फॉर सपोर्ट। तो आप देखो इंटरफेसिंग क्या होता है, ये जो इंटरफेसिंग है कहाँ लगी है, यूजुअली अप्लाइड टू द करेक्ट साइड ऑफ द गारमेंट, जो आपकी करेक्ट साइड होती है, जो फ्रंट साइड होती है वहां पे लगता है। एप्लीकेशन क्या है टाइप का, स्टेज इन प्लेस, फ्यूजिंग, फ्यूजेबल, अप्लाइड यूजिंग हीट एंड प्रेशर। देखो ज्यादा कुछ नहीं आता। इंटरफेसिंग आपके बकरम की बात कर रहे हैं, बकरम जो होता है आपने देखा कॉलर में लगता है, कफ में लगता है, ये स्टिच होता है, ठीक है। स्यूइंग, स्टिच इन प्लेस, सुई होता है। और फ्यूजेबल मतलब इसको, ये लगता कैसे है, फेविकॉल से थोड़ी चिपकाते हैं फैब्रिक पे, ये जो पतला सा जो हार्ड करने का होता है ना, जो आपका हार्ड सा होता है फैब्रिक, वो पतला सा इसलिए लगाया जाता है, इंटरफेसिंग इसलिए लगाई जाती है, और उसको प्रेस से लगाते हैं, ठीक है, जिससे कि ये स्टडीनेस प्रोवाइड करे। तो प्रेस इसके ऊपर चलाते हैं, ये चिपक जाता है। मस्ट कॉम्प्लीमेंट द गारमेंट फैब्रिक ड्रेप एंड हैव द सेम केयर रिक्वायरमेंट। सिलेक्शन रूल, अगर आपको किस टाइप की इंटरफेसिंग चाहिए, तो आपको इस टाइप की चाहिए जो आपके गारमेंट के साथ उसके ड्रेप, मतलब जैसे आपका अगर गारमेंट जिस तरीके से गिर रहा है उसी शेप में वो आए, ठीक है। इतना कोई कुछ नहीं पूछता, बस वही डिफरेंस पूछता है, ठीक है। ये पूछ लेता है कि फ्यूजेबल है कि नहीं है। सिलेक्शन ऑफ अंडरलाइन फैब्रिक, अंडरलाइन फैब्रिक जो कि मैंने आपको बताया, ये जो आपका अस्तर का नीचे का कपड़ा होता है। अंडरलाइन फैब्रिक्स आर नेसेसरी टू अचीव द डिजायर्ड डिजाइन एंड शेप। प्रॉपर शेप और डिजाइन लाने के लिए अंडरलाइन फैब्रिक जरूरी होता है, ठीक है। ये आपको सपोर्ट देते हैं, प्रॉपर शेप देते हैं। वेट लाइटर होता है, सॉफ्ट फैब्रिक, अस्तर का कपड़ा, अंदर का कपड़ा तो हल्का ही होता है, सॉफ्ट होता है और सपोर्ट देने के काम आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है, अंडरलाइन इंटरफेसिंग में डिफरेंस बताओ, मेन फंक्शन बताओ इंटरलाइनिंग का, कि इंटरलाइनिंग का मेन फंक्शन क्या है। यहाँ पे अगर हम देखें, ये क्या खुल रहा है यहाँ पे, इसको बंद करने के लिए, यहाँ पे अगर हम देखें तो इंटरलाइनिंग क्या होता है, इंटरलाइनिंग में गलती मत करना, इंटरफेसिंग, फेसिंग जो होती है बकरम जो स्टडीनेस, और लाइनिंग होती है जो आपको गर्माई देती है, इंसुलेशन देती है। इन दोनों में कंफ्यूज मत करना, क्योंकि दोनों में इंटर आता है तो कंफ्यूज होगा। इंटरलाइनिंग आपको गर्माई देती है, इंटरफेसिंग आपकी बॉडी और शेप को सपोर्ट करती है, ठीक है। द फैब्रिक, इसमें क्वेश्चन ये आपकी बुक के क्वेश्चन है, ठीक है, ये मेरे बने भी नहीं है, बुक के क्वेश्चन है, तो एक बार कर लेते हैं। द फैब्रिक्स कैन बी कैरेक्टराइज्ड इनटू डैश 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 फैब्रिक, कौन से, नेचुरल, मैनमेड और ब्लेंड। द इंटरलाइनिंग इन द गारमेंट इज फॉर प्रोवाइडिंग डैश एंड डैश टू द गारमेंट। तो आपका इंटरलाइनिंग इन द गारमेंट है, गारमेंट की जो इंटरलाइनिंग है वो इंसुलेशन एंड वार्म देती है, इंटरलाइनिंग की बात कर रहे हैं, तो मतलब गर्माई देती है। अंडरलाइनिंग फैब्रिक्स आर डैश एंड डैश, जो आपके अंडरलाइन फैब्रिक्स होते हैं, अस्तर के कपड़े होते हैं, दे आर लाइट वेट एंड सपोर्ट, लाइट वेट एंड सपोर्ट होता है, ठीक है। अ लाइनिंग शुड बी सफिशिएंटली डैश टू कंसील द गारमेंट डैश कंस्ट्रक्शन, एक लाइनिंग शुड बी सफिशिएंटली अटैच या फिर कंपैटिबल, प्रॉपर्ली अटैच होनी चाहिए टू कंसील द गारमेंट इनर कंस्ट्रक्शन, जिससे कि जो गारमेंट की अंदर की कंस्ट्रक्शन है वो प्रॉपर्ली फिनिश हो जाए। इंटरलाइनिंग इज एडेड इन बिटवीन डैश एंड डैश ऑफ द गारमेंट, इंटरलाइनिंग किधर, बाहर, फेस, फेस का मतलब शेल ऑफ दी गारमेंट बोले तब भी फेस ही है, फेस और जो लाइनिंग होती है, मतलब बाहर अंदर लाइनिंग, मैंने बताया ना ये वाला पार्ट जो आपका पर्पल वाला है, इन दोनों के बीच में एक मोटा सा डलता है जिसको हम बोलते हैं इंटर लाइनिंग, जो लाइनिंग और फैब्रिक के बीच में डलता है, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर है। उसके बाद ये भी जो क्वेश्चन है ना, रिव्यू क्वेश्चन, ये आपके वो है बुक के क्वेश्चन है, तो एक बार कर लेते हैं। डिफाइन फाइबर्स, पता है आपको, नेचुरल होते हैं, मैनमेड होते हैं, ब्लेंड होते हैं। फाइबर्स क्या होते हैं, दे आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ टेक्सटाइल फैब्रिक, टेक्सटाइल के कपड़े का बेसिक कंपोनेंट है। तीन टाइप के होते हैं, नेचुरल वाले आपको नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं, कॉटन, सिल्क, वूल। मैनमेड वाले आपको मॉडर्न फैब्रिक से मिलते हैं, केमिकल लेबोरेटरी से, पॉलिएस्टर, नायलॉन, रेयॉन। ब्लेंड्स क्या होते हैं, नेचुरल और मैनमेड को मिक्स करके बनते हैं। डिफाइन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर है, कॉटन का कपड़ा है, उसके आपके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, ठीक है। The provide material only mention that natural fibers were the source of fabric before century, but it does not define the advantages and disadvantages. ये आपकी बुक का पार्ट नहीं है, ये कि आपको आंसर मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। एडवांटेजेस ये होते हैं कि ये आपके प्लांट बेस्ड होते हैं, दे एब्जॉर्ब वाटर, राइट, दे एब्जॉर्ब स्वेट, ये कंफर्टेबल होता है, नेचुरल फाइबर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है, ठीक है। बट इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, उसमें रिंकल्स आ जाता है, आप अपने कॉटन के कपड़े देख लो, सिल्क के कपड़े देख लो,
रिंकल्स आ जाते हैं, ठीक है। और दूसरा इट टेक्स टाइम टू ड्राई, पॉलिएस्टर का कपड़ा है सूखने में कम टाइम लगाता है। ये 2 एडवांटेजेस और 2 डिसएडवांटेजेस काफ़ी हैं। नेम 2 और दूसरी बात ये भी कि जो एडवांटेजेस में इट टेक्स टाइम टू मेक नेचुरल फाइबर, ठीक है। नेम 2 फैब्रिक दैट सर्व द पर्पस ऑफ अंडरलाइनिंग, मतलब अस्तर का। तो अस्तर का कपड़ा क्या होना चाहिए? लाइट वेट होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। तो कौन सा फैब्रिक लोगे? मुस्लिन ले सकते हो या कॉटन ले सकते हो। कॉटन एंड मुस्लिन, मस्लिन भी क्या होता है? पतले कॉटन को बोलते हैं। वो अस्तर के काम में आता है, जो आपकी स्कर्ट वगैरह के नीचे लगता है। आंसर बेस्ड ऑन द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ सपोर्ट अंडरलाइन, इंटरलाइनिंग लाइनिंग के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो वही जो डिफरेंस दिखाया था टेबल का, वो ढंग से समझ में आना चाहिए। कटिंग प्रिपरेशन, अब जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है कि कटिंग प्रिपरेशन करने से पहले पहला स्टेप आता है फैब्रिक प्रिपरेशन। कटिंग, कपड़े को काटने से पहले फैब्रिक को तैयार करेंगे। एसेंशियल स्टेप टू कंस्ट्रक्ट गारमेंट, चेक लेबल, वॉश ड्राई आयरन एज रिकमेंडेड टू प्रिवेंट श्रिंकेज आफ्टर द गारमेंट इज फिनिश्ड, ठीक है। फैब्रिक को प्री शिंकिंग के लिए कह रहे हैं कि उसकी वॉश, उसका ड्राई आयरन रिकमेंडेशन है ना। जब भी गारमेंट फिनिश होता है, जब भी आप गारमेंट को खरीदते हो, हमेशा उसका वॉश चेक करो, किस टाइप का वॉश, मशीन में करना है, इजी डाल के करना है, ड्राई क्लीन करना है कि नहीं करना है, करना है। ये उसकी जो श्रिंकिंग है, इट प्रिवेंट श्रिंकेज आफ्टर द गारमेंट इज फिनिश। ये आपका, आप गारमेंट खरीदो या फिर आप फैब्रिक फैब्रिक खरीद रहे हो, कपड़ा खरीद रहे हो, तब भी ये बातें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है, मान लो मैंने एक ऐसा कपड़ा खरीद लिया जो कि पहले ही वॉश में श्रिंक होके छोटा हो जाएगा, तो मैं कपड़े को काट के एक एक इंसान के साइज का बना रही हूँ और उसने धोया और वो छोटा हो गया। तो इसलिए आपको पहले से पता होना चाहिए कि अगर ये श्रिंक होगा तो कितना श्रिंक होगा। दिमाग लगाओ, अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये श्रिंक होगा तो कितना श्रिंक होगा, पहले से पता। स्ट्रेट ग्रेन क्या होता है? ग्रेन लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द सेंटर फ्रंट बैक और अलोंग द लेंथ ऑफ द पीस। बेसिकली आपको पता है कि अगर ये फैब्रिक है मेरे हाथ में, ये कपड़ा मेरे हाथ में है, ठीक है। तो जो स्ट्रेट लाइन होती है, जो आपकी लेंथ वाइज चल रही होती है पीस के पैरेलल, ये पैरेलल है ना सेल्वेज के। ये देखो सेल्वेज है किनारा, जो किनारे, ये किनारा है, इस किनारे के साथ साथ जो लाइन चल रही है वर्टिकल, वो क्या होती है? स्ट्रेट ग्रेन। क्रॉस ग्रेन क्या होती है? ग्रेन लाइन ड्रॉन एट 90 डिग्री। 90 डिग्री पे जो ग्रेन लाइन बन रही है, क्या हुआ? क्रॉस ग्रेन। बायस ग्रेन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर कपड़ा ऐसे हो और इसको टेढ़े में खींचे, ऐसे खींचे, ऐसे डायगनली खींचेंगे तो बायस है। सीधा खींचोगे तो क्या हो गया? स्ट्रेट। डायगनली खींचोगे तो बायस होता है, ठीक है। सेल्वेज क्या होता है? किनारा। द फॉर्मली फिनिश्ड एज, ये जो फॉर्मली फिनिश्ड एज है ना, किनारा किसी भी फैब्रिक का, इसको क्या बोलते हैं? सेल्वेज बोलते हैं। ग्रेन क्या होता है? द डायरेक्शन इन विच फाइबर्स आर वोवन, किस डायरेक्शन में फाइबर्स को वोव किया गया है। लेंथ वाइज ग्रेन है, वर्क की डायरेक्शन में लेंथ वाइज उसको आपने वीव किया है, ठीक है, तो वो हैज लिटिल स्ट्रेच। क्रॉस वाइज करोगे तो हैज लिटिल मोर स्ट्रेच, ठीक है। तो ये आपसे पूछ रहा है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल में आता है, ठीक है, फैशन स्टडीज के, कि बोलते हैं कि ये सेल्वेज है, किनारा है, और अगर ये लेंथ वाइज अगर आप खींच रहे हो तो लेंथ वाइज फैब्रिक ज्यादा खींचता है या क्रॉस वाइज ज्यादा खींचता है। तो वैसे सबसे ज्यादा पता है बायस में खींचता है, डायगनली खींचता है फैब्रिक। देखो अगर ये हाथ में फैब्रिक है तो डायगनली सबसे ज्यादा खींचेगा, ना कि ऊपर या नीचे। ऊपर तो बहुत कम खींचता है और नीचे थोड़ा ज्यादा खींचेगा, पर सबसे ज्यादा डायगनली खींचता है बायस में, ठीक है। नेक्स्ट ये देख लो, लेंथ वाइज होता है स्ट्रेट, बायस होता है आपका 45 डिग्रीज पे, और क्रॉस वाइज क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द सेल्वेज। सेल्वेज ये जा रहा है और आपकी स्लीपिंग में लाइन जा रही है क्रॉस वाइज, तो परपेंडिकुलर जा रहा है, ठीक है। ये फोटो भी बनी हुई है। सेल्वेज के लिए ये स्ट्रेट है, देखो मतलब गारमेंट में ये स्ट्रेट है, ये बायस है डायगनली, और ये क्रॉस वाइज दिखा रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ रहा है फैब्रिक कटिंग में, कि भाई फैब्रिक कटिंग करने के लिए क्या क्या मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। कपड़े को काटने के लिए देखो, टेलरिंग, मैं अगर बोलूँ टर्म, टेलरिंग, टियरिंग, ड्रेस मेकर कट और टियरिंग की जरूरत पड़ती है। सबसे आसान तरीका है, हिंदी ब्रांच में आता है कि कौन सा सबसे आसान तरीका है फैब्रिक को फाड़ने का। अगर मुझे इस कपड़े को फाड़ना है ना, तो सबसे आसान तरीका ये हो सकता है कि मैं इसको खींच के फाड़ दूं, देखो फट गया, खींच के फाड़ दिया। इसको बोलते हैं टीयरिंग, करके दिखा रही हूँ प्रैक्टिकल। टीयरिंग क्या होती है? अ क्विक सिंपल मेथड फॉर वोवन फैब्रिक। ये वोवन फैब्रिक है। वोवन मतलब जो आपका लूम पे बना हुआ है, निटेड नहीं है। तो इस फैब्रिक को आप खींच के फाड़ सकते हो, दैट इज द सिंपल क्विक मेथड ऑफ टीयरिंग। दूसरा मेथड आता है शेयरिंग एंड ड्रेस मेकर कट।
यूज्ड फॉर हेवी एंड सॉफ्ट स्ट्रेची फैब्रिक। जो आपके थोड़े, ये तो देखो कॉटन का बेसिक कपड़ा था, थोड़ा भारी कपड़ा होता है तो शेयरिंग या फिर ड्रेस मेकर कट मशीन होती है, उससे आप कट करते हैं। टेलरिंग क्या होती है? फास्टेस्ट अप्रोप्रिएट ओनली फॉर फॉर्मली वोवन फैब्रिक। टेलरिंग एक मेथड है जिससे आप फास्टेस्ट कर सकते हो। सबसे सिंपल तो ऐसे फाड़ना है जिसको टीयरिंग बोलते हो, अभी फाड़ के दिखाया जो सबसे लास्ट में लिखा है इसमें। शेयरिंग आपका हो गया हेवी फैब्रिक्स के लिए आप शेयरिंग या ड्रेस मेकर कटिंग। टेलरिंग आपकी जो मशीन से होती है उससे आप फास्टेस्ट, वो भी आपका सबसे जल्दी कट। ग्रेन लाइन करेक्शन क्या होती है? ग्रेन लाइन करेक्शन की बात कर रहे हैं कि कभी कभार जो आपकी ग्रेन लाइन है, जैसे आपने अगर उसमें करी है, वर्टिकली करी है, वर्टिकली मतलब स्ट्रेट ग्रेन होती है, क्रॉस ग्रेन होती है, बाइस ग्रेन होती है। अगर आपकी स्ट्रेट ग्रेन है तो इंश्योर लेंथ वाइज एंड क्रॉस वाइज थ्रेड्स आर परफेक्ट राइट एंगल। ये आपको कहते हैं व्हाट आर द वेज टू करेक्ट ग्रेन लाइन। 2 मार्क का क्वेश्चन है, आता ही आता है कि अगर आपकी ग्रेन लाइन, आप चेक कैसे करोगे कि वो जो आपकी बुनाई है वो सही है कि नहीं है? तो पहले तो आप ये चेक करोगे कि जो आपके धागे लेंथ वाइज और क्रॉस वाइज है, मतलब वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली जो आपके है, दे आर परफेक्टली एट राइट एंगल 90 डिग्री। वो आपके जो लंबे वाले धागे हैं वर्टिकल बॉर और वेस्ट, वो आपके 90 डिग्री पे होने चाहिए। ऑफ ग्रेन क्या होता है? फर्स्ट एंश्योर द फैब्रिक इज स्ट्रेट बाय टीयरिंग और कटिंग। कट करके और टीयर करके देख लो कि आपका कपड़ा सीधा है कि नहीं है। जब आप कट करते हो तो उसमें धागे दिखते हैं ना, तो आपको पता चल जाएगा सीधे है कि नहीं है, ठीक है। ऑफ ग्रेन फिनिशेस क्या होती है? समटाइम्स ऑफ ग्रेन इज कॉज्ड बाय परमानेंट फिनिशेस। तो पहले तो उसने बोल दिया कि आप चेकिंग ग्रेन, पहले आप चेक कर सकते हो ग्रेन को कि आपके धागे 90 डिग्री पे है कि नहीं। ऑफ ग्रेन फैब्रिक क्या हो गया कि फैब्रिक को फाड़ के देख सकते हो, टीयर करके देख सकते हो। ऑफ ग्रेन फिनिश क्या हो गया कि समटाइम्स परमानेंट फिनिश, मैंने कपड़ा तैयार हो गया, इसके ऊपर क्या किया मैंने, वाटर रेपेलेंट फिनिश चढ़ा दी। वाटर रेपेलेंट जैसे कि मैं आपको बोलूँ रेनकोट है, रेनकोट तो वोवन नहीं होता बट मैं एग्जांपल दे रही हूँ, वो वाटर रेपेलेंट होता है, पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता ना, बारिश से बचाता है। इस टाइप की जो फिनिशेस अगर हम ऊपर चढ़ाते हैं, उसके ऊपर लेयर करते हैं फैब्रिक पे, उससे भी उसके जो धागे की कंस्ट्रक्शन होती है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो वो ऑफ ग्रेन हो सकता है। आयरनिंग फॉर सेट, प्रेस द फैब्रिक विद स्टीम आयरन आफ्टर करेक्टिंग द ग्रेन टू सेट द थ्रेड। तो अब आप क्या कर सकते हो कि अपने फैब्रिक को आयरन कर सकते हो, है ना, अपने धागों को सेट करने के लिए। कट कटिंग द नेट एंड चेक्ड फैब्रिक, कट अलोंग द स्ट्रेट क्रॉसवाइज लाइन। एक बार आपने वर्टिकली किया है, एक बार आप क्रॉसवाइज भी कट करके देख लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्री श्रिंकिंग फैब्रिक। फैब्रिक अगर आपका प्री श्रिंक हो रहा है, ठीक है, कपड़ा खरीद रहे हो और वो प्री श्रिंक कर रहा है, तो टू एंश्योर द फैब्रिक डज नॉट श्रिंक आफ्टर इट हैज बीन फिनिश्ड एंड वॉश। क्या जरूरत है प्री श्रिंकिंग चेक करने की? कपड़े खरीदते पे क्यों चेक करें कि मैम ये कौन सा वॉश है, कौन सा ड्राई है? ये इसलिए कि कहीं तुम पूरा कपड़ा बना दो, मेरे साइज का बना दिया, ठीक है, और मैंने इसको धो दिया कि भाई क्या मुस्कान ने कितनी बढ़िया मेरे लिए बनाई है ये ड्रेस, और मैंने धो दी, और जैसे ही मैंने धोई मैंने देखा मेरे को तो टाइट आ रही है ये, तो फायदा क्या? इसलिए पहले चेक करना पड़ता है कि ये श्रिंक हुई कि नहीं। मैंने मुस्कान इसलिए बोला क्योंकि उसने बहुत कमेंट करके बोला मैम चैप्टर 4 बना दो। व्हाट इज अ सेल्वेज? सेल्वेज क्या होता है? द फर्मली वोवन फिनिश्ड एज, किसी भी कपड़े का जो फर्मली वोवन फिनिश होता है एज, उसको सेल्वेज बोलता है। विच कटिंग मेथड इज फास्टेस्ट? फास्टेस्ट तो टेलरिंग होती है। एंड विच इज यूज फॉर हेवी एंड सॉफ्ट फैब्रिक। हेवी फैब्रिक के लिए, सॉफ्ट के लिए आप शेयरिंग या ड्रेस कटर ले सकते हो। जल्दी से तो टेलरिंग मशीन ही चलती है। क्विकली, क्विकेस्ट बोलेगा कि सिंपल और जल्दी, सबसे जल्दी मतलब क्विकली और सिंपल टेक्निक क्या है? सिंपल जो आपकी वो है टीयरिंग, कि मैंने फाड़ के दिखाया और वो कट गया। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है हमारे पास तीन। डिफरेंशिएट बिटवीन थ्री डायरेक्शन ऑफ ग्रेन लाइन। आपको पता है तीन होती है, स्ट्रेट होती है, पैरेलल टू दी सेल्वेज। क्रॉस ग्रेन क्या होती है? जो आपकी परपेंडिकुलर टू दी वेस्ट है, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है टू दी सेल्वेज, वो क्रॉस ग्रेन जा रही है। बायस क्या होती है? एट 45 डिग्री। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग एन ऑफ ग्रेन फैब्रिक। ऑफ ग्रेन फैब्रिक जो होता है मतलब जिसके जो आपके ऑफ ग्रेन फैब्रिक, मैंने यहाँ पे देखो पढ़ाया भी है। ऑफ ग्रेन फैब्रिक मतलब द फैब्रिक जो है आपके उसके थ्रेड आगे पीछे हो रहे हैं, वो प्रॉपरली अलाइन नहीं है, तो क्या करोगे? फर्स्ट स्ट्रेट द फैब्रिक एजिंग बाय कटिंग एंड टीयरिंग। पहले फैब्रिक को एक बार टीयर कर दो बीच में से, along the selvage उसको कट कर दो। नेक्स्ट पुल द फैब्रिक डायगनली एट द अपोजिट कॉर्नर, मतलब सेल्वेज पे से कट करा, सेल्वेज पे से कट करा और उसको डायगनली खींचा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ब्लॉकिंग। आपने उसको खींचा, कंटिन्यू पुलिंग अंटिल द लेंथ वाइज एंड क्रॉस वाइज थ्रेड्स आर एट 90 डिग्री एंड देन स्टीम कर दो।
ये ना कहानियाँ हैं, मैं बता रही हूँ कहानियाँ, बहुत सिंपल सी बात है। आप कह रहे हो हमारे जो फैब्रिक के धागे हैं टेढ़े-मेढ़े जा रहे हैं, मैम कैसे ठीक करें? तो आपने पहले इसको आराम से आयरन टेबल पे लेटा दो फैब्रिक को, यहाँ पे एक कटिंग लगाओगे, ठीक है? और इसको थोड़ा-सा खींचो, थोड़ा-सा सेल्वेज पे से फाड़ा और उसके बाद थोड़ा-सा खींचा जब तक कि इसके धागे थोड़े सीधे नहीं हो जाते और प्रेस मार दो। Why is understanding the grain line important in garment construction? क्या grain line जरूरी होती है garment construction में? Understanding the grain line is the most important component of garment construction. It ensures that the garment cut pieces are aligned correctly so that the garment hangs and drapes properly. देखो गारमेंट को जब हम कट करते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि ये गारमेंट अच्छी तरीके से हैंग हो, प्रॉपर्ली ड्रेप हो और मेंटेन इट शेप। ठीक है, अब आ जाते हैं प्री शिंकिंग पे। प्री शिंकिंग से उसने मुझे बताया पर्पस क्या होता है, ठीक है। पर्पस एसेंशियल स्टेप्स टू प्रिवेंट द फिनिश्ड गारमेंट फ्रॉम श्रिंकिंग आफ्टर इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। ये क्वेश्चन तो उसने पहले ही पूछा था कि प्री शिंकिंग का बेसिकली पर्पस यही होता है चेक करने का कि हमारा कहीं फैब्रिक पूरा का पूरा बनने के बाद श्रिंक ना हो जाए, टू प्रिवेंट द फिनिश्ड गारमेंट फ्रॉम श्रिंकिंग आफ्टर इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। पूरा सिल दिया भून दिया उसके बाद कहीं वो श्रिंक ना हो जाए, इसलिए प्री शिंकिंग चेक करते हैं। मेथड प्री श्रिंक वॉशेबल फैब्रिक्स आर लॉन्ड्रिंग एंड ड्राइंग देम अकॉर्डिंग टू द लेबल। इसलिए फैब्रिक खरीदते टाइम आप एक बार धो लो और उसको ड्राई कर लो। कॉटन शुड बी सोक्ड ओवरनाइट इन कॉटन वाटर, इसलिए कॉटन का कभी कपड़ा यूज करते हैं तो पहले उसको रात में भिगोते हैं। वुलन को आप ड्राई क्लीन करवाओगे, वुलन को तो नहीं धोगे, और जो सिल्क है वो भी ड्राई क्लीन होता है। आइडेंटिफाई राइट साइड ऑफ द फैब्रिक इंडिकेटर। अब आप इसको, आपको क्या पता कि कपड़े का राइट साइड क्या होता है? तो प्रिंटेड डिजाइन आर ऑफन शार्प ऑन द राइट साइड। ये क्वेश्चन में बहुत बार आता है कि व्हाट इज द रॉन्ग साइड ऑफ द फैब्रिक एंड राइट साइड ऑफ द फैब्रिक। राइट में क्या होता है, जब भी आप प्रिंट करते हो, देखो अगर डाई होगा कोई कपड़ा तो आगे पीछे से सेम दिखेगा, पर अगर कोई कपड़े में छपाई हुई होती है तो कि इंक इतना अंदर तक नीचे नहीं घुसेगी, तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे हम राइट कहते हैं, जहाँ पे आपका प्रिंट होता है। प्रिंट बिल्कुल सुंदर ढंग से छपाई होता है और बैक साइड पे ब्लर दिखाई देता है, ठीक है। द सेल्वेज इज स्मूथर ऑन द राइट साइड। जब आपका फैब्रिक सही होता है, मतलब आपका ये फ्रंट है फैब्रिक का, तो जो सेल्वेज होता है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है फ्रंट में, ठीक है। ये दो पहचान है, पहला सेल्वेज सॉफ्ट, प्रिंट डिजाइन शार्प। Note, if there is no visible difference, it is preferable to use the wrong side out when cutting to avoid confusion. ठीक है। Folding and pinning. Folding and pinning का मतलब क्या है? The first step is to fold the fabric usually lengthwise so it folded evenly will not slip. तो आप जब भी फैब्रिक को एक बार वॉश वगैरह करके ले आए, उसकी सही पहचान करके उसे फोल्ड कर दो। Secure the pattern pieces to the fabric, pin on grain line across first. और उसके बाद आप फैब्रिक को क्या करोगे? पिन करोगे ग्रेन लाइन। मतलब मान लो स्ट्रेट आपको वर्टिकल स्पैन दिखाई दे रहा है ना, मतलब ग्रेन लाइन आपको दिखाई दे रही है, आप उनको पिन कर दो। पिन शुड बी प्लेस परपेंडिकुलर टू दी कटिंग लाइन। जहां भी आपको काटना होता है, मान लो मुझे फैब्रिक को यहाँ से काटना है, यहाँ से मैंने काटा था ना फैब्रिक को, बिल्कुल यहाँ से काटा था, तो आप इसको पिन किधर करोगे? इधर पिन करोगे। हम्म, जहां पे काटा होता है उसके परपेंडिकुलर। अगर ये वर्टिकली हो रहा है तो आप इसको यहाँ से पिन करेंगे, इधर से, इधर और इधर से पिन करेंगे प्रॉपरली, जिससे कि इसको काटने में दिक्कत ना है। जब भी कोई फैब्रिक को आप ऐसे खींचते हो और बीच में कटिंग लगाते हो तो आप इसको प्रॉपरली पिन करते हो, है ना। तो आप इसको क्या करोगे? पिनिंग करोगे बिफोर कटिंग, तो इट शुड बी परपेंडिकुलर रखा रहता है। द मोस्ट परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे। द मोस्ट एफिशिएंट वे टू प्लेस पिन इज डायगनली एट कॉर्नर एंड परपेंडिकुलर टू एज। बेसिकली अगर ये कपड़ा मुझे यहाँ से काटना है, इधर वाले से काटना है, तो मैं यहाँ पिन लगाऊंगी कॉर्नर पे, सारे कॉर्नर पे पिन लगाऊंगी और डायगनली भी लगाऊंगी ऐसे करके कि कहीं मेरा कपड़ा पट ना रहे। मतलब पट ना रहे मतलब कि सही कटे, सीधा कटे, ठीक है। ये फोल्डिंग और पिनिंग करने का तरीका है कि हमने कपड़े को कैसे टेबल पे पिन करना है। मार्किंग मेथड। मार्किंग लगानी है। अब कपड़े को मुझे कैसे कैसे कट करना है, मानो मेरे शेप है, डिजाइन है कि मुझे ब्लाउज का डिजाइन बनाना है, शर्ट का पैटर्न बनाना है, तो उसको मुझे मार्क करना पड़ेगा। तो ट्रेसिंग पेपर पे पहले बना लो, है ना। ट्रेसिंग पेपर पे बना लो। बेस्ट यूज क्या है? प्लेन एंड ओपेक फैब्रिक। तो आप ट्रेसिंग पेपर पे बना के उसको छाप लेना फिर, है ना। तो ओपेक फैब्रिक के ऊपर रख के फिर उसके ऊपर हम पिनिंग, छोटी छोटी पिन करके नील लगा के वो छपाई हो जाती है, ठीक है। फास्ट मेथड बट व्हील कैन ड्रिप टिश्यू, ठीक है। टेलर की चौक यूज कर सकते हो। टेलर की चौक होती है, देखा होगा टेलर उसी से निशान बनाते हैं। पिंक और ब्लू कलर की होती है या फिर वैक्स की भी आती है आजकल। थ्रेड ट्रेसिंग या थ्रेड ट्रेसिंग कर सकते हो।
डेलिकेट एंड स्लिपरी फैब्रिक, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा ट्रेसिंग मेथड यूज करते हो डेलिकेट फैब्रिक पे, आपने क्वेश्चन पेपर में भी देखा होगा। तो जब डेलिकेट फैब्रिक होते हैं, पतले फैब्रिक होते हैं, तो थ्रेड ट्रेसिंग यूज करते हैं। जर्नली कौन सा मेथड यूज होता है, चॉक यूज होती है। ट्रेसिंग पेपर एंड व्हील कब यूज होता है, ट्रेसिंग पेपर तब यूज करते हैं जब ओपेक फैब्रिक होते हैं, प्लेन, ठीक है। इसने ये भी बताया है, की डिटेल भी बताई है, ट्रेसिंग डन ऑन द राइट साइड ऑफ द फैब्रिक लीव नो परमानेंट मार्क, और इसमें कोई परमानेंट मार्क नहीं होते, ठीक है। रेगुलर चॉक जो आपकी यूज होती है, रब चॉक इजीली इजीली रब हो जाती है, आजकल तो वैक्स भी चल रही है, ठीक है। पैटर्न लेआउट को, ठीक है, इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं बताया, मैं बता देती हूँ, बहुत ही छोटे से टॉपिक सब आपके बच्चे, ठीक है। तो इसको जल्दी से खत्म कर लेते हैं, कहीं बोर हो रहे हो आप लोग, जल्दी से इसको फिनिश करवाती हूँ मैं। पैटर्न लेआउट क्या करना है, पैटर्न लेआउट, पैटर्न layout is likely to playing a giant puzzle where the goal is to place all pattern pieces on the fabric along the grain line, ठीक है। बेसिकली कुछ नहीं है, पैटर्न लेआउट क्या होता है, आप एक पैटर्न बनाते हो, आपने एक ट्रेसिंग पेपर लिया है, कुछ भी लिया है, उसके ऊपर आप पैटर्न तो बनाओगे, बड़ी वो सीधा फैब्रिक पे तो कभी नहीं करते। क्या हम सीधा फैब्रिक पे कट करेंगे जो क्लाइंट ने दिया है, नहीं। सबसे पहले आप अपने पेपर रेडी करोगे, फिर एक वेस्ट पेपर पे कटिंग करके देखोगे कि सही बन रहा है कि नहीं, और फिर उसको करोगे। तो पैटर्न लेआउट क्या होता है, इज लाइकली टू अ जाइंट पजल वेयर द गोल इज टू प्लेस ऑल द पैटर्न पीसेस ऑन द फैब्रिक, पैटर्न पीसेस को फैब्रिक पे रखेंगे टू करेक्ट ग्रेइंग, ठीक है। की प्रिंसिपल फॉर लेआउट, अगर आपको एक पैटर्न का लेआउट बनाना है, प्रिपरेशन, प्लेस द फैब्रिक फ्लैट, पहले तो आप पिनिंग कर दोगे, फैब्रिक को एकदम टिका दोगे, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ प्लेसमेंट बीइंग बाय प्लेसिंग द लार्जेस्ट पैटर्न पीस पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ। क्या बोल रहा है, आपने एक कपड़े को टेबल पर पिनिंग कर दी, अपने कपड़े को पहले खींच के देखा, वॉश कर लिया, धो लिया एक दिन पहले, अगर कॉटन का है तो आइस से बनाना है मुझे, अब मुझे पता चल गया सिंक भी नहीं होगा, उसको ढंग से पिन कर दिया। पिन करने के बाद अब आप पहले पैटर्न को मार्क करने से पहले जो सबसे बड़ा पीस है, मान लो चेस्ट एरिया सबसे बड़ा, ठीक है, तो वो रखोगे। एफिशिएंसी, अरेंज ऑल पीसेस टुगेदर टू सेव फैब्रिक बिटवीन पीसेस, सारे पीसेस, जैसे यहाँ पे इसकी मैंने ये पैंट का लेआउट है, पैंट है, पॉकेट है, जेब के ऊपर का है, नीचे का है, तो सारे पीसेस उसने एक साथ वहां पे मार्क कर दिए। और सारे क्यों एक साथ करें, जिससे फैब्रिक वेस्ट ना हो और मिनिमम वेस्टेज होनी चाहिए, इसको क्या कहते हैं, मिनिमम वेस्टेज होनी चाहिए, क्योंकि आपका फैब्रिक अगर आपने मान लो पैर ऐसे निकाल दिया, पॉकेट ऐसे निकाल दी, एक ऐसे निकाल दी, और आधे से ज्यादा कपड़ा वेस्ट जा रहा है, तो आपको इस तरीके से फैब्रिक से अलाइन करना है सारे पीसेस को कि फैब्रिक वेस्ट ना हो। फोल्डेड फैब्रिक, इफ द पैटर्न इज कट ऑन अ फोल्ड, अगर फैब्रिक को कट कर दिया फोल्ड के ऊपर, एंश्योर द फैब्रिक इज फोल्डेड इवनली, तो फैब्रिक प्रॉपर्ली फोल्ड होना चाहिए, विच डबल द पैटर्न पीसेस, मतलब आपने पहले फैब्रिक को पिन किया, पैटर्न को ड्रॉ कर लिया, अब कोई पैटर्न तो आपको दो बार चाहिए होगा, मतलब पैंट के आगे और पीछे का हिस्सा सेम दिखेगा, तो जब आप फोल्ड भी करोगे ना कटिंग करने के लिए, तो उसको प्रॉपर्ली करना चाहिए, ऐसा ना हो एक पैर बड़ा छोटा हो जाए, ठीक है। चेक दैट ऑल द पीसेस आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, और डायरेक्शन चेक करना। नेक्स्ट, कंप्यूटराइज मार्किंग मेकिंग, क्योंकि हम चाहते हैं बच्चों की, हमारे पास अगर ये कपड़ा है और इस कपड़े से ही मुझे पूरी पैंट निकालनी है, तो मैं अपनी पैंट की स्लीव इधर लगाऊं या इधर लगाऊं, पैंट की जेब इधर लगाऊं या इधर लगाऊं, उसके लिए आजकल कौन सी मशीन आ रही है, कंप्यूटराइज मार्कर मेकिंग मशीन। वो क्या करती है, प्रोसेस क्या है, ऑल पैटर्न पीसेस आर डिजिटलाइज, सारे पैटर्न पीसेस डिजिटली उनके ऊपर ऐसे बने होते हैं, देखो कंप्यूटर में अपना आप ऐसे शो हो जाता है, और बस फिर आपको क्या करना है, गोल क्या है कि हमें मिनिमम वेस्टेज हो, इसका क्या गोल होता है, दैट अ डिजिटल रेक्टेंगल ऑफ द फैब्रिक डायमेंशन इज क्रिएटेड, पैटर्न पीसेस आर प्लेस्ड ऑन इट टू इन द सेम मैनर एज अ मैनुअल लेआउट, जैसे हम मैनुअली पैटर्न को ड्रॉ करके उस पे लेआउट पे प्लेस करते हैं, इसी तरीके से उस पर बन के आता है, पर इसमें आपका टाइम बचता है। मान लो अगर इसमें मैंने जेब बना दी, पैर बना दी, सब बना दिया, मैंने बोला मेरा फैब्रिक तो बचा ही नहीं, तो मुझे दोबारा अपनी अरेंजमेंट चेंज करनी पड़ेगी, जेब नीचे पैर ऐसे, जिससे कि मेरा फैब्रिक बचे, तो ये आपका टाइम बचाएगा, ये क्या करेगा, मिनिमम वेस्टेज करेगा, एंश्योर मोर साइंटिफिक एक्यूरेट फैब्रिक कैलकुलेशन करेगा, ठीक है। कटिंग द बेसिक रूल क्या है, फॉर एक्यूरेट रिजल्ट कीप फैब्रिक फ्लैट ऑन द फैब्रिक कटिंग सर्फेस, तो आपका कटिंग सर्फेस है, अगर आपको मशीन से बिल्कुल सही रिजल्ट चाहिए तो बिल्कुल सीधा फैब्रिक को रखो। यूज बेंड हैंडल shears टू हेल्प कीप द फैब्रिक फ्लैट, तो फैब्रिक को फ्लैट रखने के लिए बेंड हैंडल्स को यूज करो। ब्लेड टाइप, shears आर अवेलेबल इन 4 टाइप्स, प्लेन, serrated, pinking, scalloping, बेसिकली ये तो फैब्रिक काटने के लिए प्लेन होता है, सेरेटेड होता है, पिंकिंग होता है और स्कैल्पिंग होता है, ठीक है।
प्लेन तो आप नॉर्मली यूज करते हो फैब्रिक कट करने के लिए, प्लेन ब्लेड यूज कर लो। सेरेटेड ब्लेड यूज करते हो जब आपका फैब्रिक स्लिपरी होता है या निटेड होता है, तो आपके ब्लेड भी तो अलग होगा ना काटने के लिए, तो सेरेटेड होता है। पिंकिंग, पिंकिंग आपका पतले फैब्रिक के लिए ही होता है। स्कैल्पिंग, लास्ट टू आर यूज फॉर अ सीमिंग फिनिशिंग, जब आपको चाहिए कि मेरा जो फैब्रिक है उसमें बिल्कुल भी मतलब क्रॉस क्रॉस जैसा कटिंग हो, जैसे अलग अलग टाइप की सिजर आती है ना बाजार में पेपर कट करने के लिए, इसी तरीके से फैब्रिक की कटिंग के लिए भी अलग अलग टाइप के ब्लेड आते हैं। प्लेन, सेरेटेड, पिंकिंग एंड स्कैल्पिंग। साइज, 8 or 7 inches blade is suitable for most situation. 9 inch length is for heavy. अगर आपको मोटा ब्लेड चाहिए होगा ना, अगर आपको फैब्रिक मोटा है तो आप 9 इंच लेते हैं, तो 7 से 8 इंच का बहुत है। मेंटेनेंस, ब्लेड शुड बी शार्प और ग्रीस नहीं लगी होनी चाहिए जिससे प्रॉपर्ली कट कर सके, तो ग्रीसलेस लुब्रिकेंट। ये फ्लिंटी ब्लैंक्स आपके बुक के हैं, ये कर लेते हैं बेटा। द फैब्रिक कैन बी कैरेक्टराइज्ड इनटू नेचुरल, मैनमेड एंड ब्लेंड होने चाहिए। द इंटरलाइनिंग इन द गारमेंट इज फॉर इंसुलेशन एंड वार्म, पता है आपको ये। अंडरलाइनर आपको लाइट वेट एंड सपोर्ट, ये तो मैं करवा चुकी हूँ ऊपर, ये दोबारा यहाँ से है आपका नए वाले यहाँ से। द फैब्रिक शुड बी डैश टू एंश्योर दैट द गारमेंट डज नॉट श्रिंक आफ्टर बीइंग स्टिच। भाई आपको पहले प्री श्रिंक चेक करना पड़ता है, तो द फैब्रिक शुड बी प्री श्रंक, मतलब एक बार पहले धो लो, पहले ही धो के देख लो कितना वो श्रिंक हो रहा है, उसके बाद उसको, सो दैट इट डज नॉट श्रिंक आफ्टर। द मेथड ऑफ मार्किंग अ फैब्रिक, ट्रेसिंग पेपर हो गया, टेलर चॉक हो गया, थ्रेड ट्रेसिंग हो गया। फॉर जैकेट, जैकेट क्या है मोटी है, तो उसको कट करने के लिए क्या यूज करेंगे, थ्रेड ट्रेसिंग। क्या होता है, थ्रेड ट्रेसिंग इज द बेस्ट मेथड फॉर मार्किंग, तो आप थ्रेड ट्रेसिंग यूज करोगे। Napped fabrics can be marked by thread tracing on the right side of the fabric. Napped fabric कौन से होते हैं जिनमें ना छोटे 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 छोटे, आपने वेलवेट देखा हो तो उसमें थोड़े थोड़े फाइबर ना ऊपर होता है जो आपको सॉफ्टनेस देता है वेलवेट की, तो फैब्रिक थोड़े उठे हुए होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं नैप्ड फैब्रिक। तो उसमें भी आप थ्रेड ट्रेसिंग, मैक्सिमम टाइम पे आप थ्रेड ट्रेसिंग का ही यूज करते हो फैब्रिक के ऊपर, ठीक है। कॉमनली टेलर चॉक होता है, बट जब फैब्रिक मोटे होते हैं, नैप्ड होते हैं, नैप मतलब मोटे, जैकेट में भी मोटे, तब वहां पे आप थ्रेड ट्रेसिंग यूज करते हो। द woven and brocade and textured embroidery fabric are most distinct on the right side of the fabric. अगर मुझे राइट साइड ऑफ द फैब्रिक देखना है, तो जो प्रिंटेड होता है, टेक्सचर्ड होता है, एम्ब्रॉयडर्ड होता है, वोवन होता है, वो मेरा राइट साइड ऑफ द फैब्रिक है। केयर शुड बी टेकन टू ले स्पेशल फैब्रिक लाइक प्लैड, स्ट्राइप, नैप्ड, sheer in one direction only. केयर कैसे फैब्रिक को सबसे ज्यादा देखी जाती है, जो उसकी प्लैड होता है, लाइनें बनी है, या उठा हुआ फैब्रिक है। नैप्ड फैब्रिक मतलब इसमें आपके फाइबर्स उठे हुए होते हैं। A plaid is even when warp bars and intervening spaces are identical on both the direction. आप अगर एक देखोगे फैब्रिक की बात करूं तो जो प्लैड बनता है, प्लैड क्या होता है बेसिकली, वोवन फैब्रिक देखा है, गिंगम, किसी ने अगर नहीं देखा तो बता देती हूँ। बेसिकली जो आपके चेक बनते हैं ना वोवन फैब्रिक के, वीविंग के टाइम पे जो प्लैड बनता है, चेक बनता है, तो अ प्लैड इज इवन व्हेन वॉर्प बार्स एंड इंटरवेनिंग स्पेसेस आर आइडेंटिकल, जहाँ पे आपके जो वॉर्प की लाइनें होती हैं वो सारी सेम होती है, इंटरवेनिंग स्पेस सेम होती है। When plaid is even on both the direction, the same consideration applied for striped fabric. Plaid मतलब जो आपका चेक आगे पीछे अगर सेम बन रहा है वो इवन होना चाहिए, इवन मतलब सेम, दोनों डायरेक्शन में सेम ही होता है चेक, ठीक है। तब आप उसको कहीं से भी कट कर सकते हो, स्ट्राइप कर सकते हो। बॉर्डर प्रिंट्स आर जर्नली बॉर्डर प्रिंट्स आर जर्नली प्लेस्ड एट हेम, किसी भी आप स्कर्ट में देख लो, शर्ट में देख लो, जो किनारी होती है ना हेम, उस पे आपको ज्यादातर बॉर्डर के डिजाइन दिखते हैं, बीच में कोई नहीं देखता, किसी भी शर्ट के बीच में नहीं होता। जो आपके कॉर्नर्स होते हैं या फिर स्कर्ट है तो नीचे का पार्ट होता है हेम लाइन के ऊपर होता है, ठीक है ना। हेम लाइन मतलब ये जो कॉर्नर होता है इस पर। प्लैड वाला क्वेश्चन अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बता देती हूँ। व्हेन प्लैड इज इवन ऑन बोथ द डायरेक्शन, मतलब आगे पीछे चेक बराबर दिखता है। द सेम कंसिडरेशन अप्लाई एज स्ट्राइप फैब्रिक। स्ट्राइप फैब्रिक में आप क्या करते हो, स्ट्राइप में आप बोथ डायरेक्शन सेम होती है तो कैसे भी आप उसको कट कर सकते हो, सेम इसी तरीके से अप्लाई होता है। बॉर्डर प्रिंट बता रही है, कंप्यूटराइज मार्कर इंश्योर दैट द मोस्ट साइंटिफिक, प्रिसाइज एंड एक्यूरेट फैब्रिक कैलकुलेशन इज डन। ये क्या बताता है, आपका साइंटिफिक, प्रिसाइज एंड एक्यूरेट कैलकुलेशन होनी चाहिए। ये जो क्वेश्चन आएंगे जो मैं करवा रही हूँ, तीन, व्हाट इज फैब्रिक ग्रेन, व्हाट आर द थ्री काइंड्स ऑफ फैब्रिक ग्रेन एंड डिफाइन मीटरिंग, ये आपके क्वेश्चंस बुक के हैं, तो प्लीज एक बार कर लेते हैं।
व्हाट इज फैब्रिक ग्रेन? द फैब्रिक ग्रेन, अच्छा इससे पहले डू सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज मैं इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 डालने वाली हूँ इस चैप्टर का, तो इसे सब्सक्राइब कर लो जिससे आपको नोटिफिकेशन आ जाए पहले। मैं लाइव भी आती हूँ, अब से मैं डेली लाइव आने के लिए सोच रही हूँ। मैं अब सोच रही हूँ कि अब से मैं, क्योंकि आप लोगों को डाउट्स आते हैं, किसी ने मुझे फ्यूचर के भी क्वेश्चन पूछे थे कि वो 12th के बाद क्या क्या कर सकते हैं, पहले क्या कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू कम नाउ लाइव डेली। तो अब हम रोज क्या करेंगे, 9 बजे, 9 बजे 5-10 मिनट के लिए लाइव आएंगे, बातें करेंगे, डाउट चीजें करो। 5-10 मिनट के लिए मैं लाइव आने वाली हूँ। What is fabric grain? Fabric grain is the direction in which the fibers are woven. मतलब ग्रेन वही है लंबाई जिस तरीके से वो वोवन होते हैं, ठीक है। ये आप एक बार पढ़ लेना। What are the 3 types of grain? Bias, crosswise, straight. मीटरिंग क्या होती है, नया एक आता है। मीटरिंग इज द परफेक्ट मैचिंग ऑफ चेक, स्ट्राइप और अदर डायरेक्शनल प्रिंट ऑन द साइड सीम। मतलब जैसे कभी कभी ये देख लो लाइनें बन रही है, जब ये लंबी लंबी लाइनें होती हैं उन्हें स्ट्राइप बोलते हैं। चेक तो आपको पता ही है। तो ये क्या होता है, मीटरिंग इज द परफेक्ट मैचिंग ऑफ स्ट्राइप, वो चेक, स्ट्राइप एंड अदर डायरेक्शनल प्रिंट ऑन द साइड सीम, सेंटर बैक एंड सेंटर फ्रंट सीम, or any other seam that might be running across the fabric like a yoke or a waistline. This process requires more fabric consumption and is considered a mark of a designer or a master tailor. Basically, ये आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है, जब आप इस टाइप के कपड़े से कंस्ट्रक्शन करते हो जिसपे लाइनें बनी है, स्ट्राइप बनी है, चेक बनी है, तब आपको, जो कि आपके वन डायरेक्शनल प्रिंट है, मान लो कोई आपने डिजाइन बनाया जिसमें कद्दू का डिजाइन है, मान लो कोई कद्दू है या कोई एक बर्ड है जिसमें बर्ड के मुंह ऐसे ऐसे चल रहा है, तब आपको कटिंग करने पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कहीं आप ऐसा ना हो कि आपने कटिंग उल्टे करके कर दी और उसके बाद आपने सिलाई कर दी, तो चिड़िया का मुंह ऊपर हो जाएगा ना, तो आप बोलोगे कैसी शर्ट बना दी। मान लो बिल्ली है आपके शर्ट के ऊपर, कैट का प्रिंट है, किटन किटन प्रिंट है, किटी प्रिंट, और किटन का फेस आपका सीधा सीधा है। तो व्हेन मीटरिंग इज दैट यू नीड टू टेक केयर वेरी मच व्हाइल कटिंग दोस फैब्रिक व्हिच आर यूनिडायरेक्शनल, जो कि आपके स्ट्राइप्स हो गए, चेक्स हो गए, प्लेड हो गए, उन्हें आप कहीं से, मतलब बेसिकली इसने, जो मैं आपको पीछे कह रही थी ना, अप्लाइड इज इवन व्हेन वॉर्प बार, आप अपने वॉर्प की लंबाई की आप चेक करो ये सही से रखा है या नहीं रखा, फिर आप उसे कहीं से भी कट कर सकते हो इन बोथ द डायरेक्शन। बट मीटरिंग में यही कह रहा है कि जो आपके यूनिडायरेक्शनल प्रिंट होते हैं उनको ढंग से चेक करो कि जब आप उन्हें जोड़ोगे, जब आप सिलोगे, यहाँ पे आपने मुंह टेढ़ा हो गया, यहाँ पे मुंह सीधा हो गया, तो अजीब ना लगे। उसमें फैब्रिक ज्यादा कटता है जब आप यूनिडायरेक्शनल प्रिंट बनाते हो। बहुत एक्सपोर्टर्स ऐसे होते हैं, डिजाइनर को बोलते हैं मल्टी डायरेक्शनल प्रिंट बनाओ, ये इस टाइप का फैब्रिक होना चाहिए, कहीं से भी कट करो और वेस्टेज कम होती है। बट आपको जब आप ऐसे डिजाइन बनाते हो जहाँ पे आपका ह्यूमन फिगर है, ह्यूमन फिगर बना दिए, तो अब आप उल्टे थोड़ी लगा दोगे, सीधे ही लगाने पड़ेंगे ना प्रिंट में, तो इसलिए पैट जो पार्ट भी है वो है प्लैकेट का, जो कि जरूर आता है क्वेश्चन। सिंपल प्लैकेट है, कॉन्टिन्यूस प्लैकेट है, और आपके कोर्स में विद फेसिंग है। प्लैकेट जिनका पेपर कल है, इन केस, क्योंकि अभी रात के बज रहे हैं 12, इन केस अगर मैं अभी वीडियो नहीं बना पाई, तो फिर प्लीज 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 ये ब्रैकेट वाला अपनी बुक से पढ़ लो, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पढ़ लो। आई विल मेक श्योर कि मैं जल्दी सुबह उठ के बना दूं आपके लिए फॉर अ क्विक रिवीजन। जिनका कल है प्री बोर्ड का पेपर, ठीक है। और पार्ट सी जो है वो है नेक लाइन और स्लीव का, ठीक है, जिसमें मैं आपको नेक लाइन और स्लीव की कंस्ट्रक्शन बताने वाली हूँ। नेक लाइन और स्लीव की हो सकता है एक बार को ना भी आए, बट प्लाकेट की जरूर आती है, दैट वी आर गोइंग टू डू इन नेक्स्ट वीडियो। डू सब्सक्राइब, टेक केयर एंड लर्न एज मच एज यू कैन, और बाकी 9 बजे आपसे मिला करेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय।